दोस्तों कल युवराज जयकाल के साथ फाइट कर रहा था और पहला राउंड ड्रा हो गया था। वहीं दूसरा राउंड युवराज जीत गया था और जयकाल खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसकी हालात देखकर रेफरी ने युवराज को विनर अनाउंस कर दिया था। लेकिन तभी कोमोलिका ने रेफरी के फैसले को चैलेंज कर दिया। कोमोलिका ने चमत्कारी 12 चक्र तकनीक से मृतप्राय जयकाल को जीवित कर दिया। राधिका ने पहचान लिया था कि जयकाल ने ग्रेड 12 की ऊर्जा गोली ले ली थी। उसने युवराज को चेताया कि अब उससे लड़ना खतरनाक होगा, क्योंकि मुकाबला वैसे भी डरा रहेगा। युवराज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। वो पहली बार अपने ओपोनेंट से डर रहा था। वो जानता था कि 12 ग्रेड की ऊर्जा गोली कोई साधारण औषधि नहीं थी। ये था कल का रिकैप। आज के 356वें एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। वो गोली सिर्फ ऊर्जा नहीं देती थी, वो शरीर और आत्मा के बीच की सीमाओं को धुंधला कर देती थी। वो तुम्हें अपनी सीमाओं में आगे धकेल देती थी और डर को खत्म कर देती थी। एक ऐसे फाइटर में इंसान को बदल देती जिसके लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं था। युवराज को अब समझ आने लगा था कि जो सामने खड़ा है वो जयकाल नहीं है और वो एक नया अवतार में आ गया है जिसकी कोई भी हद नहीं थी। स्टेडियम अब भी चुप था, लेकिन वो चुप्पी डर से सहमी हुई थी। रेफरी को अब भी तय करना था कि तीसरे राउंड की शुरुआत होनी चाहिए या नहीं। वीआईपी लॉज में बैठे सीनियर फाइटर्स भी अब एक दूसरे की ओर देख रहे थे। एक ने धीरे से कहा, क्या ये वही तकनीक है जिसकी हम सिर्फ किताबों में कल्पना करते थे? दूसरे ने सिर हिला के कहा, और अगर वो 12 ग्रेड की गोली थी तो हमें यहाँ कोई सामान्य प्रतियोगिता नहीं देखने को मिलेगी। ये लड़ाई अब युद्ध बन चुकी है। राधिका अभी युवराज के पास खड़ी थी। उसने कहा, युवराज कृपया मेरी बात मान जाओ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। युवराज उसकी आंखों में देखता रहा और पहली बार उसने राधिका की आंखों में कुछ देखा और वो शब्दों में नहीं कह पाई थी, लेकिन उसका हर भाव चीख ये कह रहा था, मैं तुम्हें सिर्फ एक फाइटर के रूप में नहीं, एक इंसान के रूप में चाहती हूँ। अगर तुम इस लड़ाई में अपनी जान खतरे में डाल दोगे तो मैं तुम्हारे बिना जीकर क्या करूंगी? रेफरी की गंभीर आवाज ने स्टेडियम के कोनों कोनों में सन्नाटा फैला दिया। सब कुछ एक पल के लिए थम सा गया था। रेफरी की घोषणा ने सभी को चौंका दिया। मैं इन दोनों फाइटर्स और उनकी टीम को सूचित करना चाहता हूं कि मैंने निर्णय लेने में और विजेता घोषित करने में जल्दबाजी कर दी थी, इसलिए मैं अब इस फैसले को अकेले नहीं ले सकता। मुझे कमेटी के सदस्यों से बात करनी पड़ेगी। अतः अब यह फाइट 30 मिनट के लिए होल्ड की जाती है। दोनों फाइटर्स अपनी अपनी टीम को रेस्ट रूम में लेकर विश्राम कर सकते हैं। रेफरी ने जब यह घोषणा की तो टीमों के चेहरे पर मिश्रित भावनाएं उभर आई। कुछ चेहरों पर राहत थी तो कुछ पर चिंता की लकीरें। खासकर कोमिलिका, उसके चेहरे पर तो जैसे जीत की झलक दिखाई दे रही थी। वो जानती थी कि 30 मिनट का रेस्ट जयकाल के लिए अमूल्य होगा। इसी अंतराल में उसकी ऊर्जा बिंदु और तिरुपति से पुनः जागृत हो सकते थे। उसे इस बात का पूर्ण विश्वास था कि ग्रेड 12 की गोली के प्रभाव से जयकाल आराम से अगले लेवल तक पहुंच जाएगा। वहीं दूसरी ओर राधिका की आंखों में चिंता दिखाई दे रही थी। वो तेजी से युवराज की ओर मुड़ी और लगभग फुसफुसाती हुई आवाज में फिर बोली, युवराज ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। इन 30 मिनटों में कंटेस्टेंट 172 तो पूरी तरह से रिकवर कर लेगा, फिर तो उसका मुकाबला करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मैंने देखा है कि तुम दोनों पहले से ही बराबरी की टक्कर दे रहे थे, ऐसे में अब तुम क्या करोगे? युवराज ने उसकी बात पर कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उसके होठों पर एक शांत मुस्कान उभरी। उसने बस इतना ही कहा, राधिका तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ रेस्ट रूम चलो, हमें भी थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। राधिका को युवराज की मुस्कान देखकर एक अजीब सा एहसास हुआ, मानो उसके भीतर कुछ हलचल सी मच गई हो। उसका दिल कह रहा था कि युवराज के चेहरे पर छिपा कॉन्फिडेंस किसी बड़ी रणनीति का संकेत है, लेकिन उसका मन अब भी उलझा हुआ था। बिना कुछ कहे वो युवराज के साथ चल दी। उसके पीछे सिंधु और राशि भी चल पड़ी। स्टेडियम में बैठे दर्शकों के बीच हलचल मच चुकी थी। रेफरी की घोषणा ने जैसे ही उनकी सांसें रोक दी थी। हर कोई इस अनपेक्षित मोड़ से स्तब्ध था। अब इस बात को लेकर उत्सुक था कि मैच किस दिशा में मुड़ेगा। वहीं दर्शक गैलरी में एक कोने में बैठी वो महिला जो अभी कुछ देर पहले उस जवान लड़की से शर्त हार चुकी थी, उसे फिर से एक नई उम्मीद की किरण दिखी। उसकी आंखों में तेजी से चमक लौट आई। उसने उस लड़की की ओर तीखी निगाहों से देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में बोली, अब देखना मेरा कंटेस्टेंट तुम्हारे वाले को धूल चटाएगा। लड़की ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वो तो तुम भी देख लेना कि कौन किसे धूल चटाएगा। इतना कहकर वो लड़की अपनी जगह से उठकर वॉशरूम की ओर चलने लगी। तभी वो महिला भी खड़ी हो गई और तेज आवाज में बोली, अगर तुम्हें अपने वाले रेस के घोड़े पर इतना ही विश्वास है
तो क्यों ना उसकी दाम और तेज कर दी जाए। लड़की ने उसकी बात पर हल्की सी हंसी के साथ पलट कर देखा और कहा, ठीक है, वैसे जो तुम्हें ठीक लगे। जितना तुम सोच भी नहीं सकती उतना मैं लगाने को तैयार हूं। अब तुम बताओ तुम्हारी औकात क्या है और कितना बढ़ाना चाहती हो। लड़की के विश्वास और उसके तीखे शब्दों ने महिला को कुछ क्षण के लिए झिझका दिया, लेकिन फिर उसने खुद को संभालते हुए गौर से कहा, तो फिर ठीक है, शर्त के पैसों को दोगुना कर देते हैं, 10 करोड़। लड़की ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, बस इतनी सी औकात है तुम्हारी। खैर चलो, मुझे मंजूर है। इतना कहकर वो लड़की वापस वॉशरूम की ओर बढ़ गई। उसके जाते ही भीड़ में से एक लड़के ने उत्सुकता से कहा, ओ, ये तो प्रत्युषा बजाज है, बजाज वंश की छोटी राजकुमारी। उसके साथ खड़े दूसरे लड़के ने कहा, तभी तो मैं कहूं, इतनी छोटी उम्र में 5-10 करोड़ की बात ऐसे कर रही है जैसे 5-10 हजार रुपए हों। पहले लड़के ने फिर प्रत्युषा की ओर देखते हुए मुस्कुराकर कहा, अरे भाई, इसके लिए तो वाकई में 5-10 हजार ही हैं। इसी बीच दर्शक गैलरी में और भी फुसफुसाहट तेज हो गई थी। प्रत्युषा की पहचान उजागर होते ही वहां बैठे कई लोग उठकर खड़े हो गए। कैमरा उस पर जूम करने लगे और सोशल मीडिया पर उसके नाम के हैशटैग ट्रेंड करने लगे। वहीं दूसरी ओर रेस्ट रूम की ओर बढ़ते हुए युवराज का चेहरा अब भी शांत था। अंदर ही अंदर उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था और राधिका उसके साथ ही चल रही थी, लेकिन उसका मन अभी भी परेशान था। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि युवराज कभी भी किसी फैसले को यूं ही नहीं लेता। उसके हर कदम के पीछे एक गहरी सोच होती है। उसने धीरे से युवराज का हाथ पकड़ लिया। पहली बार ना जाने क्यों उसे ऐसा लगा कि संकोच नहीं हुआ, शायद उसे इस क्षण एक सहारे की जरूरत थी। युवराज ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में एक आत्मीयता थी, एक नर्म स्पर्श, एक मौन वादा था। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा, उसने मन ही मन कहा। रेस्ट रूम में पहुंचते ही हवा का तापमान जैसे कुछ पल के लिए स्थिर हो गया। युवराज की सांसें गर्म हो चुकी थी और चेहरा बेहद गंभीर हो गया था। उसने धीरे से राधिका की आंखों में देखा, वो नजरें जिसमें यकीन था वो इस वक्त उसे कुछ मांगने जा रहा था। राधिका, एक काम करोगी? उसने सीधे से एक सवाल पूछ लिया। राधिका ने हल्के से मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखा और बिना झिझक का जवाब दिया, युवराज तुम बस बोलो मुझे क्या करना है, मैं सब करने का तैयार हूं। युवराज ने बिना समय गवाए कहा, मैं ध्यान में बैठने जा रहा हूं। जैसे जैसे मेरे ऊर्जा चक्र जागृत होने लगेंगे, तुम एक एक करके सुइयां लगाकर मेरे ऊर्जा बिंदु खोलते रहना। ये सुनते ही राधिका का चेहरा एकदम सख्त हो गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके अंदर एक डर की लहर दौड़ गई। उसने झटके से युवराज का हाथ छोड़ा और कुछ कदम पीछे हट गई। उसका चेहरा स्थिर हो गया था। उसने घबरा कर कहा, नहीं युवराज, मैं ये नहीं कर सकती। अगर थोड़ी सी भी सुई ऊर्जा बिंदु से अलग लग गई तो उस बिंदु की पूरी ऊर्जा सील हो जाएगी, फिर उसका कुछ नहीं किया जा सकता। नहीं, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। जानते भी हो कि ये रिस्क मैं नहीं ले सकती। युवराज ने राधिका की आंखों में सीधा देखा, जैसे उसके मन के सारे डर को पढ़ लिया हो। फिर उसने उसे शांत करवा कर कहा, राधिका, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मुझे मालूम है कि तुम एक्यूपंक्चर में माहिर हो। इस कमरे में तुम्हारे अलावा वो कोई नहीं कर सकता और हमारे पास अब समय भी नहीं है। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। इतना कहने के बाद युवराज ने पीछे मुड़कर उसकी एक भी नहीं सुनी और सीधे ध्यान की मुद्रा में बैठ गया। उसका शरीर एकदम स्थिर हो गया था, आंखें बिल्कुल बंद और सांसें धीमी होती जा रही थी। राधिका वहीं पर स्तब्ध खड़ी थी और वो उसे समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। उसे अंदर की लड़ाई जोर पकड़ चुकी थी। एक और वो युवराज की इस हालत में नहीं देखना चाहती थी, अगर कुछ गलत हो गया तो, लेकिन दूसरी ओर उसकी आंखों में भरोसा भी देख चुकी थी। कुछ पलों के बाद उसने गहरी सांस ली और अपने सुइयों वाली लेदर की डिब्बी को बैग से निकाल लिया। उसका चेहरा अब फिर से स्थिर हो गया था, आंखों में संकल्प भर आया था। उसने धीरे से युवराज के पास घुटनों के बल बैठते हुए डिब्बी खोल ली। उस डिब्बे में रखी पतली तेज धार वाली सिल्वर सुइयों अपनी हथेली में रख ली। उसने पहली सुई उठाई और युवराज के पहले ऊर्जा केंद्र मूलाधार चक्र की ओर हल्के स्पर्श से सुई लगा दी। युवराज का शरीर एक क्षण के लिए हल्का सा कांपा, लेकिन आंखें नहीं खोली। फिर राधिका ने अगली सुई को उठाया और स्वाधीनाष्टान चक्र के स्थान पर लगा दी। धीरे धीरे, बहुत ही सटीकता और सजगता के साथ वो एक एक करके युवराज के बारह चक्रों को सुई लगाती गई। सिंधु ने और राशि ने अपने अपने जगह पर सब कुछ ये मूवमेंट को ध्यान से देख रही थी। राधिका के साथ उन दोनों की भी सांसें गले में अटकी हुई थी। वो अपने सीनियर को ऐसे नुकसान नहीं देख सकती थी, लेकिन उनके पास कोई अब विकल्प भी नहीं बचा हुआ था। क्या लगता है आपको, क्या युवराज के ऊर्जा चक्र खुल पाएंगे? क्या युवराज जकाल को हरा पाएगा या नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों, 357वें एपिसोड में आपका स्वागत है।
चलिए शुरू करते हैं कहानी। राधिका ने सुइयां लगानी शुरू कर दी थी। हर सुई के साथ युवराज की देह में से एक नई ऊर्जा की लहर उठ रही थी। उसका शरीर तेजी से गर्म होता जा रहा था, जैसे कोई अंदर अग्नि प्रज्वलित हो गई थी। राधिका की हथेलियां अब भी कांपने लगी थी, लेकिन उसका मन स्थिर था। वो हर बिंदु को पहले देखती, फिर सांस रोककर सुई लगाती। बाहर की दुनिया से उसका कोई संबंध नहीं रह गया था। वो सिर्फ वो सुइया और युवराज की देह में प्रवाहित ऊर्जा से घुल मिल गई थी। 15 मिनट बीत चुके थे। राधिका ने अंतिम सुई सहस्त्र चक्र पर लगाई और उसी क्षण युवराज का पूरा शरीर एकदम कांपने लगा। एक तीव्र ऊर्जा लहर उसके शरीर से लेकर पांव तक तोड़ गई। उसकी देह से प्रकाश की हल्की लहरें निकलने लगी और सांसें तेज हो चुकी थी। राधिका ने पीछे हटते हुए अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ा और अपने दोनों हाथों को युवराज की पीठ पर रख दिया। वो चाहते थे कि उसकी ऊर्जा, उसकी ऊष्मा युवराज की ऊर्जा के साथ तालमेल बैठा ले। युवराज के चेहरे पर अब भी शांति की मुस्कान थी और राधिका के चेहरे पर गर्व की चमक। उसने अपने मन में बस इतना ही कहा, तुम्हारा मुझ पर इतना भरोसा करना मुझे बहुत अच्छा लगा युवराज, और तुम्हारे भरोसे को निभाने का साहस भी आज मैंने खुद में देख लिया। तभी उधर स्टेडियम के एक कोने में शांत और सुरक्षित क्षेत्र में प्रतियोगिता की ऑफिशियल कमेटी की इमरजेंसी मीटिंग चल रही थी। ये मीटिंग फाइट के तीसरे राउंड को लेकर रेफरी द्वारा घोषित अस्थायी विराम के बाद बुलाई गई थी। इस मीटिंग रूम में कुल 7 सदस्य मौजूद थे, जिनमें प्रतियोगिता कमेटी के हेड मंगल देव, मुख्य रेफरी शेखर सिन्हा और तकनीकी सलाहकार दीप्ति त्रिवेदी, मेडिकल सुपरवाइजर डॉक्टर रंधावा और अन्य 3 सीनियर कोच भी जो विभिन्न टीमों के प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वो सभी इकट्ठा हो गए थे। कमरे में एक बड़ी स्क्रीन पर अब तक की फाइट के सभी राउंड्स के हेडलाइंस और प्रदर्शन सभी चल रहे थे। और शेखर रेफरी ने मीटिंग शुरू करते हुए कहा, देखिए, मैं मानता हूं कि तीसरे राउंड के निर्णय में मेरे में जल्दबाजी में एक गलती हो गई। मुझे लगा कि 172 पूरी तरह से बेहोश की स्थिति में है, लेकिन जैसे ही आप सभी जानते हैं, उसका साथी कंटेस्टेंट 247 ने उसको एक्यूप्रेशर से ठीक नहीं बल्कि ग्रेड 12 की ऊर्जा गोली भी दी, और वो अब तीसरे राउंड होने से कैसे रोक सकते हैं? दीप्ति त्रिवेदी ने कहा, हाँ, मैंने भी उसकी आंखों की पुतलियों में तीव्रता देखी। वो लक्षण आमतौर पर तब दिखाई देते हैं जब कोई 12 ग्रेड की गोली का उपयोग करता है, वो भी बिना उसके अनुकूलन किए। डॉक्टर रंधावा ने तुरंत हस्तक्षेप किया और अपनी बात को रखते हुए सबके सामने बोले, अगर वो सच में 12 ग्रेड की गोली लेकर लड़ रहा है तो ये खतरे की स्थिति है, क्योंकि उस स्थिति में न केवल उसका शरीर पत्थर बन जाता है बल्कि दिमाग भी 100 गुना तेजी से काम करने लगता है, और ऐसे में मुकाबला करना किसी के लिए भी जोखिम भरा हो सकता है। तभी अध्यक्ष मंगलदेव ने हाथ उठाकर सभी को शांत करवाते हुए बोले, हम यहाँ तीसरे राउंड की वैधता पर नहीं बल्कि ये तय करने आए हैं कि यह मुकाबला अब कैसे आगे बढ़ेगा। कोच हसन अली, जो टीम नॉर्थ वॉल की ओर से थे, वो बोले, देखिए, मुझे इसमें फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीतता है, लेकिन अगर नियम तोड़े जाएंगे तो ये आने वाले प्रतिभागियों के लिए गलत मिसाल होंगे। कोच संध्या राजपूत, जो टीम साउथ रेंज की प्रतिनिधि कर रही थी, वो भी बीच में बोल पड़ी, मैं भी सहमत हूं, लेकिन हमें यह देखना होगा कि दोनों टीमों का लेवल क्या है। टीम काशी की आक्रामकता और ऊर्जा प्रबंधन साधारण नहीं है, और अभी तक हमने 247 की ऊर्जा का असली लेवल देखा भी नहीं है। मंगलदेव ने फिर सोचते हुए कहा, सही कहा तुमने। टीम काशी का एक फाइटर यानी 172 इस समय बेहद शक्तिशाली बन गया है, और 27 के बारे में जो डेटा हमारे पास है वो संकेत देता है कि वो संत लेवल पार कर चुकी है। उसका संत कोर भी पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। अब सवाल ये है कि इनके सामने कौन खड़ा हो सकता है। तकनीकी सलाहकार दीप्ति फिर बोली, अगर टीम यमुना फाइनल में जाती है तो उसका मुकाबला टीम काशी से होगा, लेकिन यमुना के फाइटर 061 की हालात हमने देखी है। वो बहुत सक्षम है, लेकिन 172 के वर्तमान के सामने वो भी नहीं टिक पाएंगे। फिर डॉक्टर रंधावा ने कहा, लेकिन हम एक चीज भूल रहे हैं। टीम काशी फाइनल में तभी जाएगी जब वो टीम शिवाय को हरा पाएगी। टीम शिवाय के कंटेस्टेंट 089 का ध्यान और मानसिक संतुलन बहुत कठोर है। जब उसने पहले लड़ाई में अपने हाथ इस्तेमाल नहीं किए, तब भी उसने जीत हासिल की। उसकी ऊर्जा स्थिर और गहन थी, और जबकि 172 की ऊर्जा अस्थिर और फटने के कगार पर है। मंगलदेव ने सिर हिलाया, लेकिन उनके स्वर में शंका साफ थी। उन्होंने फिर कहा, हो सकता है, लेकिन महज एक आशा है, और प्रतियोगिता उम्मीदों पर नहीं, शक्ति के प्रदर्शन पर चलती है। मेरा अनुमान है कि फाइनल में टीम काशी ही पहुंचेगी। हम कभी 247 की असली शक्ति को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि 089 172 से हार जाएगा। रेफरी शेखर बोले, क्या हम अंतिम निर्णय पर पहुंच चुके हैं? क्या हम तीसरा राउंड पुनः शुरू करवाएं और फिर परिणाम का इंतजार करें?
सभी ने सहमति में सिर हिलाया। मंगलदेव ने अंत में निष्कर्ष निकालते हुए कहा, ठीक है, तो तीसरा राउंड नियमित समय से पुनः शुरू किया जाएगा। हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे जब तक कोई खिलाड़ी अनुचित संसाधनों का प्रयोग न करे। और यह फाइट अब ऊर्जा और संकल्प की परीक्षा होगी। मीटिंग समाप्त हो गई। बाहर स्टेडियम में दर्शकों की बेचैनी और उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। कोई नहीं जानता था कि अगला मोड़ इस प्रतियोगिता को किस दिशा में लेकर जाएगा, लेकिन एक तो बात तय थी, अब यह सिर्फ एक मुकाबला नहीं था, एक निर्णायक क्षण हो गया था। तभी ऊपर रेस्ट रूम के भीतर गहन सन्नाटा और बाहर की दुनिया से अलग किसी तपोवन जैसा अनुभव चल रहा था। हल्की नीली रोशनी में चमकता कमरा, जहां पर दीवारों पर लगे ऊर्जा संवेदनशील पत्थर एक अनोखी तरंग उत्सर्जित कर रहे थे। वहीं कमरे के मध्य सांसें लेता हुआ जयकाल बैठा था, जिसके भीतर ऊर्जा का एक बवंडर भांति घूम गया था। उसकी सांसें अनियंत्रित हो चुकी थी और शरीर गर्मी से तप गया था। एनर्जी पिल का असर उसकी नस नस में दौड़ चुका था और वो नियंत्रण से बाहर हो रहा था। शरीर कंपन कर रहा था और अब वो एक तरह के आंतरिक विस्फोट के कगार पर पहुंच गया था। मगर अब नियंत्रण नहीं हुआ तो उसके अंदर की ऊर्जा की ओर को क्षतिग्रस्त कर देगी, जिससे न केवल उसका लेवल गिर जाएगा बल्कि उसकी वर्षों की मेहनत भी मिट्टी में मिल जाएगी। कोमल का पास में ही बैठी थी। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें भी छा गई थी। उसने उसके आंखों में लेकिन विश्वास कम नहीं होने दिया। उसने जयकाल का हालत देखा और उसकी कंपकपाती देह को और झुकते हुए बोली, जयकाल, अब और देर नहीं। अगर तुमने खुद को अभी शांत नहीं किया तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। अपनी पीठ सीधी करो, हथेलियां घुटनों पर रखो और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। मैं तुम्हें एक विशेष ध्यान विधि दूंगी और तुम बस उसका पालन करो, बाकी मैं संभाल लूंगी। जयकाल ने कांपते होठों के साथ कहा, सीनियर सीनियर कोमोलिका, मुझसे नहीं हो पा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई आग अंदर लग गई हो और सब कुछ फूटने को तैयार हो। मैं शांत हो जाओ, तुम कर सकते हो। खुद पर विश्वास रखो, ध्यान लगाओ। मैं तुम्हारे ऊर्जा केंद्रों को नियंत्रित करने जा रही हूँ। कोमलिका ने उसका हाथ थामते हुए कहा। इतना कहकर वो धीरे धीरे उसके पीठ पर पास बैठ गई और उसने अपने सुइयों का केस खोला और उन सुइयों को ध्यानपूर्वक अलग अलग ऊर्जात्मक बिंदुओं के अनुसार सजा दिया। हर सुई के साथ उसके मन में और एक ऊंची गहराई और सांस लेती गई और पहली सुई जयकाल के पीठ पर निचले भाग उसके मूलाधार के पास ऊर्जा केंद्र पर लगा दी। जैसे ही सुई का केंद्र छुआ, जयकाल की देह हल्के से ऊपर उठी और उसकी आंखें पल भर के लिए पूरी सफेद हो गई। धीरे धीरे सामान्य फिर हुई और उसके सांसों का प्रवाह कुछ धीमा पड़ गया। अब अगला, कोमलिका के मन ही मन ने बोला और दूसरी सुई उसके नाभि क्षेत्र के पास स्वादिष्टान चक्र पर लगा दी। जयकाल की ऊर्जा अब किसी कोरियोग्राफ किए गए नृत्य की तरह बहने लगी थी, तेज लेकिन नियंत्रित। कोमलिका की सुइयां अब एक एक करके उसके मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्र चक्रों को छू रही थी। हर बिंदु पर जयकाल की देह प्रतिक्रिया कर रही थी, कभी कंपकपी तो कभी पसीना। हर चक्र पर सुई लगने के बाद कोमलिका मंत्रों का उच्चारण कर दी। धीरे धीरे जयकाल की सांसें स्थिर होने लगी। उसके माथे से बहता पसीना थम गया था और उसकी पीठ सीधी हो गई। चेहरे पर घबराहट अब साफ हो गई थी, बल्कि एक गहन शांति भी आ गई थी। कोमलिका ने देखा कि उसकी ऊर्जा अब चारों ओर से एक नीला आभामंडल बना चुकी है, जो धीरे धीरे सुनहरी रोशनी में बदल रही थी। ये संकेत था कि जयकाल अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण पा चुका है। उसका क्रोध सुरक्षित है। लेकिन कोमलिका ने सुइयां नहीं हटाई। वो जानती थी कि यह अंतिम चरण सबसे नाजुक होता है, जब यह समय है कि ऊर्जा शरीर को समेट लेगा, संतुलित करेगा और फिर उसके अनुसार केवल निर्धारण करेगा। अगर इस समय कोई गड़बड़ी हुई तो जयकाल की ऊर्जा फिर से असंतुलित हो जाएगी। उसने अपनी आंखें बंद की और ध्यान मुद्रा में बैठकर अपनी ऊर्जा से जयकाल की ऊर्जा को संतुलन देना शुरू कर दिया। अब वो दोनों एक ही ऊर्जा के संगीत में थे। समय बीतता गया। बाहर हलचल जारी थी, लेकिन रेस्ट रूम में एक पवित्र सा मौन छाया हुआ था। करीब 28 मिनट बाद जयकाल ने अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों में चमक साफ लौट आई थी। उसने पीछे मुड़कर कोमलिका की ओर देखा, जो अभी भी ध्यान में थी। जयकाल के एक हाथ से अपनी हथेली में थामा और धीमे स्वर में कहा, सीनियर सीनियर, आपने मुझे बचा लिया। मैं जानता हूं अब मैं तैयार हूं, इस फाइट के लिए भी और अगले लेवल के लिए भी। कोमलिका ने आंखें खोली, हल्के से मुस्कुराई और बोली, अब तुम अपने आप को नहीं रोकोगे जयकाल। अब तुम्हारी शक्ति सभी को देखने को मिलेगी। अब असली फाइट शुरू होगी। कमरे में फिर से एक हल्की ऊर्जा की लहर दौड़ गई। तीसरे राउंड की घोषणा अब पल भर में होने वाली थी। क्या करेगा अब जयकाल? जयकाल क्या युवराज को परास्त कर देगा? क्या नई ऊर्जा युवराज भी भर लेगा? जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। आप लोग कहानी को सुनते हैं, कमेंट और लाइक नहीं करते, तो प्लीज लाइक जरूर कर दिया करें।
दोस्तों 358वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। 30 मिनट अब लगभग पूरी होने को आ गई थी। स्टेडियम के कोनों में सन्नाटा अब धीरे धीरे शोर में बदल गया था, लेकिन इस सन्नाटे में अलग ही बेचैनी भी थी, जैसे ही कोई तूफान आने वाला हो। युवराज और जयकाल दोनों ही अब अपनी ध्यान मुद्रा से बाहर निकल चुके थे। दोनों की आंखों में अलग ही चमक थी। एक शांति के बादल के भीतर छुपा हुआ घातक ज्वालामुखी चमक रहा था। तभी रेफरी ने अनाउंसमेंट किया, कंटेस्टेंट नंबर 089 और कंटेस्टेंट नंबर 172 को दिए गए समय की समाप्ति हो चुकी है। कमेटी मेंबर्स ने निर्णय ले लिया है। अब जब 172 की रिकवरी हो चुकी है और वो आगे फाइट कंटिन्यू कर सकते हैं, तो ऐसे में मुकाबला तीसरे और अंतिम राउंड में प्रवेश करेगा। दोनों कंटेस्टेंट जल्दी से जल्दी रिंग में आ जाएं। रेफरी की गूंजती आवाज में एक बार फिर स्टेडियम को जीवित कर दिया। दर्शकों की भीड़ लौटने लगी और जो कुछ देर पहले विश्राम और अनिश्चितता के आगे खाली हो गई थी, अब हर कोई ये देखने के लिए उत्सुक था कि क्या होगा। युवराज के समर्थक उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए खड़े हो गए थे। वो बाहर से आवाज आ रही थी, जस्टिस किंग, जस्टिस किंग। अब की बार तो विजेता जस्टिस किंग ही होगा। वहीं जयकाल के समर्थक भी ऊर्जा से कम नहीं थे। वो भी अपने योद्धा के नाम जय जयकार करने लगे थे। ये लड़ाई अब सिर्फ एक मैच में नहीं थी, ये लोगों की आपसी लड़ाई भी बन गई थी। युवराज और जयकाल दोनों ही अपने रेस्ट रूम से निकलकर रिंग की ओर आ रहे थे। कदमों में आत्मविश्वास और चाल में लय और आंखों में ज्वाला। एक दूसरे के सामने खड़े होते ही वातावरण में तलवार की धार जैसी तनावपूर्ण चुप्पी छा गई। वहीं दर्शक गैलरी में राधिका, सिंधु और राशि भी अपने अपनी जगह पर आ चुकी थी। राधिका का चेहरा मास्क से ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में चिंता की जगह अब दर्द संकल्प दिखाई दे रहा था। वहीं दूसरी ओर कोमल भी अपनी टीम के अन्य सदस्यों के साथ अपनी जगह पर आ चुकी थी। उसका चेहरा भी मास्क से ढका था, लेकिन उसकी आंखों की ठंडक किसी साजिश की तरह लग रही थी। इसी भीड़ में बैठी थी प्रत्युषा बजाज। उसके चेहरे पर एक अजीब सा विश्वास और नजाकत का मिला जुला भाव था। जैसे वो अपनी जगह पर बैठी, आसपास के लड़कों की निगाहें उसी पर टिक गई। कुछ उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गए थे और कुछ उसकी प्रसिद्धि थी, लेकिन वो सबकी नजरों से चिढ़ गई। उसने गुस्से में कहा, तुम सब मुझे ऐसे घूरना बंद करो, नहीं तो मैं तुम सबका मुंह तोड़ दूंगी। उसके बाद सुनकर आसपास बैठे लड़के एकदम रिंग की ओर देखने लगे, लेकिन उसके बगल में बैठा एक दुबला पतला लड़का अभी भी उसी को निहार रहा था। उसकी आंखों में कोई अश्लीलता नहीं थी, बल्कि एक मासूम सा सम्मोहन था। प्रत्युषा ने उसकी तरफ गुस्से में देखा तो वो लड़का मुस्कुरा कर बोला, प्लीज मुझे ऐसे मत घूरो। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार किसी राजकुमारी को देखा है। प्लीज मुझे देखने दो। उसकी मासूमियत भरी बात सुनकर प्रत्युषा की हंसी फूट गई। वो कुछ कहने ही वाली थी कि रेफरी की सीटी बज उठी। उसके साथ ही रेफरी ने अपने हाथ नीचे किए और तीसरे राउंड की शुरुआत हो गई। पूरा स्टेडियम में जैसे एक ही सांस ले रहा था। अब एक एक पल निर्णायक था। प्रत्युषा ने उस लड़के का ध्यान हटाकर तुरंत रिंग की ओर देख लिया। अब वो भी एक मूव भी मिस नहीं करना चाहती थी। उसके चेहरे पर अब हंसी नहीं बल्कि तेज था। और युवराज और जयकाल रिंग में आमने सामने आ गए थे, जैसे दो महायोद्धा जिनके बीच अब केवल शक्ति और नहीं अंतिम टक्कर होने वाली थी। रेफरी के हाथ नीचे करते ही जयकाल ने बिना एक पल गंवाए बिजली की गति से युवराज की ओर छलांग लगा दी। उसकी चाल में कोई झिझक नहीं थी, न ही कोई संशय। उसकी नजरें बस अब युवराज के शरीर के कमजोर हिस्सों को तलाश रही थी, जहां वो वार करके फाइट को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहता था। लेकिन जैसे ही उसकी आक्रमणकारी ऊर्जा सामने आई, सभी को एक अप्रत्याशित दृश्य देखने को मिला। युवराज अपने दोनों हाथ पीछे बांधे किसी अडोल पर्वत की भांति खड़ा रहा। उसकी आंखें बंद थी और सांसें गहरी गहरी ले रहा था। वह एक ऐसी स्थिति में था जैसे शरीर को आत्मा के हवाले कर दिया हो। मानव शरीर अब उसकी आत्मिक शक्ति का वाहक बन गया था। दर्शक गैलरी में बैठे सब लोग सुन रह गए। राधिका, सिंधु और राशि, जो अब तक युवराज के हर मूव से वाकिफ हो चुकी थी, वो खुद भी अचंभित थी। राधिका की आंखों में घबराहट की चमक थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक अनकहा विश्वास भी। ये युवराज आखिर करना क्या चाहता है, उसने कहा। वीआईपी लॉन्ज में बैठे भी सीनियर फाइटर्स और गुणवान लोग भी अपने चश्मे ठीक करते हुए एकटक युवराज की मुद्रा को देख रहे थे, मानो वो भी पहली बार किसी ऐसी स्थिति से साक्षी बन रहे थे जैसे कोई योद्धा युद्ध के बीच अपने हाथों को त्याग कर दे। चारों ओर हलचल मच गई। फुसफुसाहटें बढ़ गई और कुछ कह रहे थे, ये तो आत्महत्या है। नहीं, ये तो कोई विशेष तकनीक भी नहीं लग रही। शायद मानसिक स्थिति से मुकाबला करने की कला हो सकती है। लेकिन उस क्षण सबका ध्यान भंग हुआ जब जयकाल का घूंसा युवराज की छाती की ओर बढ़ा। पर उससे ही पहले युवराज ने अपनी बाईं टांग को हवा में लहराया और इतनी सटीकता से जयकाल के वार को ब्लॉक कर दिया।
मानो वो पहले से जानता था कि वार कहाँ होगा। उसके पैर की गति में शक्ति थी, लेकिन वो पूरी तरह से अनियंत्रित थी, जैसे कोई कलाकार ब्रश से कैनवस पर एकदम सही स्ट्रोक देते। जयकाल को थोड़ी देर तक समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। उसका वार विफल हो चुका था और वो खुद युवराज के एक साधारण लेकिन प्रभावशाली ब्लॉक से पीछे हट गया। युवराज की आंखें अब भी बंद थी। उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, न ही कोई गर्व। वो पूरी तरह से अपने भीतर समाहित था, अपने माइंड, बॉडी एंड सोल के त्रिकोण को संतुलित करते हुए। जयकाल ने फिर वार किया। इस बार दाएं से एक किक मारी, लेकिन एक बार फिर युवराज ने अपने दाएं पैर से उसकी किक को हवा में ही रोक दिया। स्टिक पलटवार करते हुए उसने जयकाल की कलाई पर इतनी तेजी से प्रहार किया कि मैदान में 2 कदम वो पीछे हटकर गिर पड़ा। फिर भी युवराज के हाथ अब तक बंधे हुए थे। दर्शक का शोर अब गर्जना में बदल गया था। 089 089 जस्टिस किंग के नारों से स्टेडियम गूंज उठा। अब तक कोई आम फाइटर वो नहीं लग रहा था। उसकी रणनीति केवल जयकाल को नहीं बल्कि पूरे मैदान और सबको चौंका रही थी। राधिका की आंखों में भी आंसू आ गए थे। वो भी देख रही थी कि युवराज किस तरीके से लड़ाई करने लगा है। प्रत्युषा बजाज, जो अब तक अपने चारों ओर लड़कों की फप्तियां सुन रही थी, अब पूरे मन से रिंग की ओर देख रही थी। उसकी आंखें में भी चमक लौट आई थी, जैसा वो एक सच्चे फाइटर को पहचान गई हो। उसके बगल में बैठा लड़का अब भी उसे ही देख रहा था, लेकिन वो अब उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी। जयकाल अब झल्ला चुका था। उसने गुस्से में आकर सीधा एक फ्लाइंग नी किक मारी जो युवराज के सिर की ओर आ रही थी। लेकिन इस बार युवराज ने अपनी आंखें खोली। उसने अपनी बाईं टांग से हवा में एक चक्कर काटा और जयकाल के फ्लाइंग मूव को हवा में ही काट दिया। जयकाल धड़ाम से गिरा और जमीन पर लुढ़क गया। जयकाल का गुस्सा अब चरम पर था। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसने गुस्से में युवराज को घूरा और जयकाल ने सीधा उड़ता हुआ किक मारा। निशान युवराज की छाती पर और था। उसकी एड़ी में इतनी तेज ऊर्जा का संचार हुआ, हवा में वो आग की तरह लग रहा था। लेकिन जैसे वो पास पहुंचा, युवराज ने एक साधारण मोड़ से अपने बाएं घुटने को ऊपर उठाया और उसकी एड़ी को झेलते हुए उसे वार को हवा में ही ढकेल दिया। जयकाल को संतुलन बनाने में मुश्किल हुई और वो पीछे की ओर लुढ़क गया। गिरते ही उसने पलटी खाई और एक कोले से घूमता हुआ लोअर फेंक मारा युवराज के पैरों को निशाना बनाते हुए। लेकिन युवराज ने अपने शरीर को हल्का सा ऊपर उठाकर उसके वार को ऐसे टाल दिया जैसे किसी पत्ते को हवा में उड़ा दिया हो। अब जयकाल के ऊपर की ओर छलांग लगाकर हवा में घूमते ही स्पिन किक मारी। यह उसकी फिनिशिंग मूव से एक थी, लेकिन युवराज ने केवल एक कदम बाएं खिसकाकर उसे मिस करवा दिया और जयकाल खुद जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही उसने हाथों का सहारा देकर युवराज की टांगों के बीच में एक स्वीपिंग किक मारी, लेकिन युवराज के उस वक्त पर पैर उठा लिए और संतुलन बनाए रखा। वो हिला भी नहीं और केवल खड़ा रहा। अब जयकाल के पास कोई विकल्प नहीं था। वो सोच रहा था कि किसी न किसी तरीके से युवराज को चौंकाया जाए। उसने फिर एक फेक मूव किया और वो बाएं हाथ से वार करने के भ्रम देकर दाएं से पंच मारना चाहता था, लेकिन युवराज ने उसकी चाल पढ़ ली। उसकी अपने दाएं टांग को हल्का सा मोड़ा और जयकाल का हाथ उसके घुटने से ब्लॉक कर दिया। जयकाल का झटका एकदम से लग गया। वो अब गुस्से में भर गया और पूरी ताकत से युवराज के पेट पर घुसा मारने आया। यह वार बेहद तेज था, लेकिन युवराज ने सिर्फ एक स्टेप पीछे खींचकर उसकी पूरी ताकत जमीन पर गिरा दी। अब जयकाल ने एकदम कूदकर वार करना का सोचा, जो सीधा युवराज के चेहरे की ओर था, लेकिन युवराज ने जोरदार कदम उठाकर अपने घुटने से उसका वार हवा में ही रोक दिया। जयकाल नीचे झुककर भी किक मारने की कोशिश कर रहा था ताकि युवराज का संतुलन बिगड़ जाए, लेकिन युवराज ने अपनी दूसरी टांग को जमीन पर इतनी मजबूती से जमा लिया कि जयकाल का वार टकराकर वापस चला गया। फिर से हवा में छलांग लगाकर उसने एक बादल जैसी फुर्ती से सोलर प्लेक्स की ओर वार किया, लेकिन युवराज ने अपनी कमर घुमाकर वार को शरीर के किनारे से धकेल दिया। अब जयकाल ने युवराज की कमजोरी का अनुमान लगाते हुए उसकी एड़ी को निशाना बनाकर एक राउंड हाउस किक मारी, लेकिन युवराज ने टाइमिंग का ऐसा संयोजन किया कि एन वक्त पर अपनी एड़ी को हटा लिया और जयकाल का पैर जमीन से टकराकर कांप गया। जयकाल ने अब पूरे मैदान में दौड़ लगाकर हवा से बातें करता हुआ हमला कर रहा था। यह उसका सबसे तेज और खतरनाक हमला था, लेकिन जब वह पास आया, युवराज ने अपने दोनों पैरों को जमीन पर जड़ से बांधते हुए उसे अपनी जंघा से टक्कर दे दी और जयकाल हवा में पलट गया। जयकाल सोच रहा था अब क्या किया जाए। क्या लगता है दोस्तों आपको, जयकाल कोई नई रणनीति लेकर आएगा या फिर उससे हार जाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी के साथ। दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं कि आप वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो यार। लाइक करने में तो कुछ भी नहीं जाता। आप लोग इतना सा तो प्यार कर ही सकते हैं वीडियो के साथ। आप वीडियो को आज प्लीज से प्लीज लाइक जरूर करना। दोस्तों, 359वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी।
इन 10 मिनटों में दर्शकों की सांसें अटकी हुई थी और युवराज एक पत्थर की तरह स्थिर लेकिन अंदर से उग्र ज्वालामुखी की तरह नियंत्रित अपने आप को किए हुए था। वो अपने आप को जैसे बहुत ही धैर्यवान बनाकर लड़ रहा था। स्टेडियम की गूंजती हुई दीवारों के बीच जैसे युवराज ने अपने दोनों हाथ खोले, सारा माहौल पल भर में ठहर गया। दर्शकों की सांसें रुक गई। अब तक शांत और संयमित खड़ा रहा युवराज, जो केवल पैरों से जकाल के हर हमले को निष्फल कर रहा था, अब खुलकर मैदान में उतर चुका था। उसके चेहरे पर तेज था और आंखों में एक अलग ही चमक। ये वो क्षण था जब युद्ध की असली शुरुआत मानी गई। जकाल, जो लगातार हमले दर हमला किए जा रहा था, पहली बार ठिठक गया। सामने खड़ा इंसान अब पहले जैसा निष्क्रिय नहीं था। अब उसके सामने एक सजीव बिजली खड़ी थी जो किसी भी क्षण उस पर टूट सकती थी। इस बार जैसे ही जयकाल ने हमला किया, युवराज ने न केवल उसे रोक दिया बल्कि उसी क्षण उसके सीने से एक स्टिक प्रहार किया। जयकाल 2 कदम पीछे हटा। उसे समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। अब तक उसकी तेज गति थी, लेकिन युवराज की प्रतिक्रिया उससे भी तेज हो गई थी। उसने हाथ खोल दिए। अब खेल देखो बदलेगा। वीआईपी दर्शक जो बैठे हुए थे वो युवराज को ऐसे देखकर बोले। उनके चेहरे पर गंभीरता छा गई थी। ये वही स्तर है जो केवल एक संत कोर स्तर के फाइटर में देखा जाता है। ध्यान दो, वो हर वार के साथ न केवल प्रतिक्रिया दे रहा है बल्कि जयकाल की ऊर्जा को उसी की गति में उलझा भी रहा है। उसके पास बैठे ही गुरु आदिल खान बोले। वहीं दर्शक गैलरी में बैठे युवा लड़के लड़कियां एक पल के लिए चिल्ला रहे थे, जस्टिस किंग, जस्टिस किंग, जस्टिस किंग। राधिका, जो सिंधु और राशि के साथ बैठी थी, उसकी आंखों में अभी भी नमी थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे मुस्कान में तब्दील हो रही थी। युवराज अब अपने आप को साबित करने में जुटा हुआ था। जयकाल ने फिर से हमला किया। इस बार वो हवा में कूदकर ऊपरी वार करने की कोशिश में था, लेकिन युवराज ने अपनी बाएं हथेली से ऊपर हाथ उठाया और हवा में उसका हाथ पकड़कर उसे घुमा दिया, जैसे किसी बाहरी दरवाजे के हल्के से मोड़ दिया हो। जयकाल जमीन पर आ गिरा और उसके चेहरे पर जो जलाहट थी। कमेटी रूम में स्क्रीन पर यह देख लाइव देखा जा रहा था और सब बैठे अध्यक्ष मंगलदेव ने गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, मैंने कहा था ना, 089 एक अलग ही फाइटर है। उसके पास न केवल ताकत है बल्कि रणनीति भी है। सभी कमेटी सदस्य सिर हिलाते हुए सहमति जता रहे थे। उधर स्टेडियम में जो लड़का जो प्रत्युषा बजाज के बगल में बैठा था, वो प्रत्युषा से बोला, मैंने तो पहली बार कैसे किसी को लड़ते हुए देखा है। ये कोई आम फाइट नहीं, ये तो कोई कला ही लग रही है। प्रत्युषा ने भी उसकी बात पर अब की बार मुस्कुरा दिया और फिर सिर हिलाकर बोली, वाह, जस्टिस किंग सिर्फ लड़ नहीं रहा है, वो अपनी आत्मा से संवाद कर रहा है। इस बीच युवराज ने जयकाल को लगातार 3 प्रहार से थका दिया था। एक उसके कंधे पर मारा और दूसरी उसकी पसलियों पर, तीसरा उसकी जांघ पर। तीनों प्रहार इतने सटीक थे कि जयकाल की धीमी गति हो गई। वो हाँफने लगा था और उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था और अंदर की ऊर्जा अव्यवस्थित हो गई थी। जयकाल का गुरु दर्शक गैलरी में एक कोने में बैठा था। वो अपनी सीट से उठा और बड़बड़ाया, अब ये लड़का ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। 089 ने उसकी ऊर्जा का संतुलन ही बिगाड़ दिया। वहीं युगल फाइटर अमन और रिया, जो खुद को कई प्रतियोगिता के विजेता मान रह चुके थे और चर्चा कर रहे थे, तुमने देखा जब ये लड़का जयकाल का हाथ मोड़ रहा था, उसकी कलाई का कोण, उस मोड़ में विंड फ्लो थ्योरी का प्रयोग किया गया था। ये बहुत ही उन्नत तकनीक है। हाँ, और जब उसने पसली पर प्रहार किया तो उसने स्प्लिट कोर पंच का इस्तेमाल किया, जिसे केवल वे फाइटर कर सकते हैं जिनकी ऊर्जा लाइनें पूरी तरह से सिंक्रनाइज हो। रिया ने उसमें जोड़ दिया। सहसा युवराज ने गहरी सांस ली और अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया, मानो अब वो केवल जयकाल की गति के अनुसार प्रतिक्रिया देगा। लेकिन उसी समय जयकाल ने पूरी ताकत से हमला किया और उसकी चीख पूरे स्टेडियम में गूंज उठी। युवराज ने उस हमले को केवल रोका ही नहीं बल्कि एक ही वार में उसके कंधे को जड़ से भी हिला दिया। जयकाल अब दर्द से करहा रहा था और उसकी आंखों में हार दिखाई दे रही थी। रेफरी बीच में आया, लेकिन उसने अभी फाइट रोकने का इशारा नहीं किया। उसे देखना था कि क्या जयकाल हार मानेगा या अब भी लड़ने की ताकत उसमें बची हुई थी। लेकिन जयकाल अब घुटनों पर बैठ गया था और उसका शरीर कांपने की स्थिति में आ गया था। युवराज अब भी शांत खड़ा था, जैसे वो जानता हो कि असली जीत विरोधी को गिराना नहीं बल्कि उसे अपनी सीमाओं का एहसास कराना था। स्टेडियम के भीतर अब माहौल पूरी तरह से रोमांच से भर चुका था। दर्शकों की आंखें एकटक रिंग में टिकी हुई थी, जहां युवराज और जयकाल के बीच की अंतिम फाइट अपने चरम पर थी। यद्यपि युवराज की जीत का लगभग तय मान गई थी, लेकिन जयकाल का हौसला अब भी कम नहीं हुआ था। वो डर से करहा तो रहा था, शरीर पर चोट भी आ गई थी,
और उसका दायां कंधा युवराज के वार से टूट गया था, लेकिन फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं था। वहीं दर्शक गैलरी में बैठी वो महिला जिसने प्रत्युषा से शर्त लगाई थी, अब वह हताश में सिर पकड़कर बैठ गई थी। उसका चेहरा फीका पड़ गया था और आंखों में पछतावे की लहरें तैर गई थी। वो अपने आप से बड़बड़ा रही थी, मैं ही पागल थी, 5 करोड़ हार चुकी थी, फिर भी दूसरे 5 करोड़ की शर्त क्यों लगाई? किसने कहा था मुझे इस पागलपन करने को? अब 10 करोड़ का घाटा, मेरे पति कभी मुझे माफ नहीं करेंगे, और करे भी क्यों? ये गलती तो मेरी ही है, मेरी ही नादानी से ये सब बर्बाद कर लिया। उसका माथा पसीने से भीग चुका था। हर बीतते पल के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे पता था कि यह नुकसान उसकी पूरी जिंदगी को हिला देगा और वो अपने भाग्य को कोसने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकती थी। वहीं दूसरी ओर प्रत्युषा के चेहरे पर खुशी और शांति की चमक थी। उसके लिए शर्त केवल पैसा नहीं, जस्टिस किंग की योग्यता का विश्वास भी उसके ऊपर हावी था। वो तो बस चाहती थी कि जस्टिस किंग जीते, जो अब बस उसे अपने हर प्रहार से 172 को परास्त करते हुए देखती। उसके दिल में एक सुखद अनुभूति होती। अभी तक उसने युवराज का चेहरा नहीं देखा था, मास्क उसकी पहचान छुपाए हुए था, लेकिन फिर भी दिल की गहराइयों में कहीं न कहीं युवराज के लिए एक खास जगह उसने अपने अंदर बना ली थी। रिंग में अब जयकाल ने फिर से खड़ा होने की कोशिश की। वो लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा और इस बार उसने अपने दाहिने पैर से युवराज पर प्रहार करने की कोशिश की। उसकी इस हिम्मत ने स्टेडियम को एक बार फिर से स्तब्ध कर दिया। सभी को लग रहा था कि अब और नहीं उठेगा, लेकिन उसकी जिद कुछ और ही कहानी कह रही थी। युवराज के चेहरे पर अब गंभीरता छा गई थी। उसने युवराज ने उसको बड़ी दृढ़ता से देखा और एक पल को वो भी हैरान हो गया था, क्योंकि जयकाल अब शारीरिक रूप से फाइट करने की स्थिति में नहीं था, लेकिन फिर भी वो प्रयास कर रहा था। युवराज ने जयकाल का प्रहार सहजता से रोका और एक स्ट्रीक वार से उसकी टांग भी तोड़ दी। अब जयकाल पूरी तरह से जमीन पर गिर चुका था, परंतु उसकी आंखें अब भी जल रही थी। यह देखकर युवराज की आंखों में भी करुणा तैर आई। उसे अब यह फाइट किसी खेल की तरह नहीं लग रही थी, बल्कि एक अजीब सी त्रासदी प्रतीत हो रही थी। उसका मन ये सब देखने को विचलित होने लगा था। वो जानता था कि अगर उसने जयकाल को ऐसे ही गिरते गिरते पड़े देखा तो यह फाइट कभी खत्म नहीं होगी। उसकी आत्मा पर भी एक बोझ रह जाएगा। युवराज अब आगे बढ़ा और उसके चेहरे पर नई दृढ़ता थी, जैसे उसने एक फैसला बदल लिया हो। और उसने धीरे धीरे जयकाल की ओर कदम बढ़ाए और अब जयकाल ने फिर से उठने की कोशिश की। युवराज ने उसके सीने पर स्ट्रीक वार किया। वार इतना संतुलित था कि जयकाल को अधिक नुकसान पहुंचाए बिना वो बेहोश हो गया। जयकाल जमीन पर गिरा पड़ा रहा। सांसें अब भी चल रही थी, लेकिन वो चेतना खो चुका था। स्टेडियम में एक क्षण को गहरा सन्नाटा छा गया और फिर एक साथ तालियों की गूंज उठ गई और लोग तेजी तेजी से चिल्लाने लगे, वाह, हमारा जस्टिस किंग जीत गया, हमारा किंग जीत गया, 089 जीत गया। रेफरी तुरंत रिंग में आया। उसने जयकाल की स्थिति को फिर से देखा। वो अब की बार कोई गलती नहीं करना चाहता था। वो बार बार उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उठा ही नहीं। उसके बाद रेफरी ने चारों तरफ स्टेडियम की ओर देखा और युवराज का हाथ ऊपर उठा दिया। फिर उसने अनाउंसमेंट की, विजेता है 089। और ये सुनते ही दर्शकों की गैलरी झूम उठी। हर कोने से तालियां, सीटियां और उल्लास की गूंज उठ गई। राधिका, सिंधु और राशि की आंखों में भी खुशी की चमक आ गई। प्रत्युषा के चेहरे पर अब एक आत्ममुग्ध मुस्कान फैल गई थी। अब युवराज का चेहरा नहीं देख सकी थी, लेकिन दिल में वो उसे जान चुकी थी। सभी वीआईपी लॉन्ज में बैठे सीनियर फाइटर अब युवराज की प्रशंसा के लिए एक दूसरे से बात कर रहे थे। हाँ, इस लड़के में जुनून है, ना सिर्फ ताकत बल्कि नियंत्रण भी है, और सबसे बड़ी बात उसके अंदर दया है। एक सच्चा फाइटर वही होता है जो जीतने के साथ हारने वाले की इज्जत करे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैंने आज तक इतनी परिपक्वता किसी यंग फाइटर में नहीं देखी। यह सिर्फ लड़ता ही नहीं, सोचता भी है। जैसे जैसे भीड़ बिखरने लगी, सभी के दिलों में बस एक ही नाम गूंज रहा था, जस्टिस किंग। अब वो एक नाम नहीं बल्कि प्रतीक बन चुका था, और उस प्रतीक को जन्म देने वाले इस दिन को हर कोई हमेशा याद रखेगा। तब स्टेडियम में एक आवाज गूंजी, इतनी जल्दी खुशी मत मनाओ, अभी उसकी मेरे साथ फाइट बाकी है। सभी ने उस आवाज की तरफ मुड़कर देखा तो टीम काशी की बची हुई फाइटर कंटेस्टेंट नंबर 247 यानी कोमोलिका खड़ी थी। क्या लगता है आपको, क्या युवराज कोमोलिका से लड़ गए या फिर कोमोलिका उस पर भारी पड़ जाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों, 360वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। तभी एक गूंजती हुई आवाज ने पूरे स्टेडियम का ध्यान और खींच लिया। एक तेज कॉन्फिडेंस से भरी हुई, आग से लिपटी हुई आवाज पूरे स्टेडियम में गूंज गई, इतनी जल्दी खुशी मत मनाओ, अभी मेरे साथ फाइट बाकी है। पूरा स्टेडियम अचानक से जम गया।
हर आंख उस आवाज की दिशा में घूम गई। वहां स्टेडियम में प्रवेश पर भीड़ जो जमा थी वो वहीं की वहीं खड़ी रह गई। टीम काशी की आखिरी और सबसे खतरनाक फाइटर कंटेस्टेंट नंबर 247 ने आवाज अपने होशो हवास में लगाई थी। उसका चेहरा आधा मास्क से ढका हुआ था, लेकिन आंखों में आग सब कुछ बयां कर रही थी। उसकी आंखें सीधी युवराज पर टिकी थी, मानो किसी पुरानी आग को फिर से सुलगा रही हो। कोमोलिका की आंखों में जलती नफरत, चेहरे पर तनी मांसपेशियां और उस तेज कदमों की चाल ने साफ देखा जा सकता था कि वो किसी भी कीमत पर बदला लेने के लिए तैयार थी। दर्शक की सबसे बीच सरगोशियां शुरू हो गई। अरे ये तो वही है जिसने पिछले टूर्नामेंट में 2 लेवल फाइटर्स को एक साथ हराया था। कहते हैं ये अब तक की सबसे निर्दयी फाइटर है। तभी समापन की घंटी बज गई। रेफरी तुरंत रिंग के बीचों बीच आया और हाथ उठाकर घोषणा की, आज की फाइटिंग यहीं समाप्त हो गई है। शेष सभी मुकाबले कल आरंभ होगी। सभी प्रतियोगिताओं से अनुरोध है कि वे अपने कमरों में लौट जाएं। इस घोषणा के साथ ही स्टेडियम में हलचल थोड़ी शांत हुई, लेकिन कोमिल्का का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसका चेहरा सुलग रहा था। उसने खुद से बुदबुदाते हुए कहा, कब तक बचते रहोगे मुझसे? मेरे साथियों को इस कदर घायल करने के बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम सजा से बच पाओगे? नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। लेकिन उसकी आत्मा लड़ने के लिए व्याकुल थी। वो वहीं पर खड़ी रही और अपने ही भीतर उबलते लाव को रोकने की कोशिश करने लगी, परंतु उसके भीतर का योद्धा चीख रहा था। लेकिन उसके मन में संयम से उत्तर उसने लिया, आज नहीं तो कल सही। वैसे भी ये समय मुझे तुम्हें खत्म करने के लिए तैयारी के लिए पर्याप्त मिलेगा। दर्शकों की भीड़ धीरे धीरे कम होने लगी थी। चारों ओर चर्चाओं का शोर था। अब क्या होगा? कल 089 और 2 से लड़ना होगा। क्या वो इस बार भी जीत पाएगा? इधर जब कोमलिका अपने भीतर के तूफान से जूझ रही थी, उधर युवराज आश्चर्यजनक रूप से शांत था। उसके चेहरे पर थकावट की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी, सांसें भी गहरी हो गई थी। राधिका, सिंधु और राशि उसके पास आई। राधिका ने युवराज की ओर देखते हुए धीमे स्वर में कहा, अब बहुत हुआ, चलो अपने कमरे में चलते हैं, वहां रोशनी भी अकेली है। युवराज ने बिना सिर हिलाए ही तीनों लड़कियों को धीरे धीरे बाहर निकल गया और हर कदम के साथ उसकी थकान और भी भारी होती जा रही थी, लेकिन उसके साथियों के साथ की ताकत उसकी बन रही थी। राधिका का चेहरा गंभीर था, लेकिन आंखों में एक अलग सी चमक थी, शायद गर्व की, शायद चिंता की, या शायद उसको कुछ गहरा और भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। सिंधु और राशि युवराज की स्थिति देखकर चिंतित थी, लेकिन वो जानती थी कि युवराज के शब्दों से नहीं, बस उसके साथ की जरूरत है। स्टेडियम के बाहर रात का अंधेरा गहराने लगा था, लेकिन उस अंधेरे में युवराज की शांति, कोमलिका की आग और भविष्य की लड़ाई की आहट सब कुछ साफ सुनाई दे रही थी। रेस्ट हॉल के कोने में बसी वो हल्की रोशनी और धीमी होती जा रही थी। युवराज, राधिका, सिंधु धीरे धीरे रोशनी के कमरे की ओर बढ़ रहे थे। लड़ाई के ठीक बाद का समय और थकावट सबके चेहरे पर थी, मगर युवराज की आंखों में गहराई थी। उधर दूसरी ओर प्रत्युषा बजाज ने भी अपनी शर्त की जीत पर रकम उस महिला से मांगी जिसने अहंकारवश 10 करोड़ की शर्त लगाई थी। उस महिला के चेहरे पर तनाव आ गया था। उसकी हड़बड़ी और पछतावे ने उसकी चाल में घबराहट भर दी थी। प्रत्युषा ने उसे गुप्त बॉडीगार्ड को और के जो दोस्त ने भेष में आया था उस महिला से पैसे लेने का काम सौंप दिया और खुद बाकी बॉडीगार्ड्स के साथ युवराज का पीछा करने लगी। उसके चेहरे पर एक अलग ही दृढ़ निश्चय था। उसने सुबह ही तय कर लिया था कि आज कैसे भी वो अपने हीरो कंटेस्टेंट नंबर 089 से मिलकर ही रहेगी। उसने युवराज को जस्टिस किंग नाम दिया था। वो चाहती थी कि एक बार उस लड़के को देखे जिसने उसके मन में जज्बातों का तूफान खड़ा कर दिया था। इधर युवराज और उसकी टीम रोशनी के कमरे में पहुंच गए थे। दरवाजा धीरे से खुला और बिस्तर पर लेटे हुई रोशनी दिखाई दी। हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर थी, पर आंखों में थकान अभी भी झलक रही थी। राधिका सबसे पहले आगे आई और उसने धीरे से रोशनी की नब्ज चेक की। धड़कन स्थिर थी, स्पर्श गर्म था और चेहरे पर रंग लौट आया था। अब तुम बिल्कुल ठीक हो, इसे पी लो और इससे तुम्हारा शरीर और तेजी से ठीक होगा। उसने एक अर्क निकाल कर उसे और थमा दिया। रोशनी ने गर्दन हिलाते हुए अर्क पी लिया और बिस्तर पर टिक गई। उसके होठों पर अब भी एक संजीदगी थी। उसने हल्की आवाज में पूछा, आज की फाइट कैसी रही? बस उसका इतना पूछना था कि सिंधु और राशि जैसे रुके बिना झरने की तरह फूट पड़े। उन्होंने कहना शुरू कर दिया, सीनियर, आप देखती तो आपको यकीन नहीं होता कि हमारे गुरुजी ने क्या कर कमाल कर दिया आज। हाँ सीनियर, पहले तो उन्होंने हाथ पीछे बांध लिए और 10 मिनट तक बस पैरों से ही लड़कर उनको नाकाम कर दिया, राशि ने चहकते हुए बताया। और फिर जब हाथ खोले तो फिर जैसे तूफान आ गया। सिंधु ने दोनों हाथ फैलाकर मानो वो हवा में युवराज की चालों को दर्शा रही थी। युवराज थोड़ी देर कुर्सी पर बैठा हुआ मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर विनम्रता थी, कोई घमंड नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ एक सच्चे योद्धा की नम्रता। राधिका की निगाहें चुपचाप उस पर टिकी हुई थी।
उसकी आंखों में स्नेह की एक हल्की रेखा झलक रही थी, जिसे वो छिपाने की कोशिश भी कर रही थी। तभी दरवाजे पे एक हल्की सी दस्तक हुई। सभी की नज़र उस दिशा में मुड़ गई। कमरे में एक क्षण को सन्नाटा छा गया। युवराज की भौहें तन गई। राधिका ने खुद को सतर्क किया और सिंधु ने फौरन दरवाजे की ओर कदम बढ़ा दिए। सिंधु ने दरवाजा खोला तो सामने एक लगभग 20-22 साल की अत्यंत सुंदर लड़की खड़ी थी। उसके रूप और व्यक्तित्व में ऐसा आकर्षण था कि जैसे किसी परिलोक से कोई देवी उतर आई हो। उसके लहराते बाल, कोमल मुस्कान और अमरता से भरी आंखों को देखकर पल भर को सिंधु भी मंत्रमुग्ध हो गई। जी बोलिए, उसने विनम्रता से पूछा। लड़की ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं यहाँ कंटेस्टेंट नंबर 089 से मिलने आई हूँ। मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। ये सुनते ही राधिका की भौहें फिर से तन गई। वो तुरंत अपनी जगह से उठी और दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। जैसे उसकी नज़र उस लड़के पर पड़ी, उसका चेहरा थोड़ा सख्त हो गया और आंखों की सुंदरता देखकर राधिका के भीतर भी हल्की सी जलन की लहर दौड़ गई। उसने ठंडी और कठोर आवाज में कहा, वो अभी आपसे नहीं मिल सकती। वो थक चुके हैं और आराम करने का भी उनका समय है। युवराज उस समय चुपचाप राधिका को ही देख रहा था। राधिका के चेहरे पर जलन और अधिकार की भावना स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसे देखते हुए युवराज के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, मानो राधिका की ईर्ष्या से प्रसन्न हो गई थी। लेकिन वो लड़की इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने फिर से हाथ जोड़कर कहा, दीदी प्लीज, वो मेरे रोल मॉडल है। बस एक बार उनसे मिलवा दीजिए। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। आपकी बार राधिका की आवाज और भी सख्त हो गई। उसने कहा, मैंने कहा ना वो थक चुके हैं। अगर मिलना है तो कल सुबह आ जाना। इससे पहले वो लड़की कुछ और कहती, उसके पीछे खड़े लड़के ने आगे बढ़ते हुए धमकी भरे लहजे में कहा, तुम्हें पता भी है कि तुम किससे बात कर रही हो? अपनी जान प्यारी नहीं है क्या तुम्हें? उसकी बात सुनकर राधिका का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा, तुम धमकी किसे दे रहे हो? लगता है तुम्हें मुझसे ज्यादा मरने की जल्दी है। ये सुनकर कमरे का माहौल एकदम से बदल गया। सबकी सांसें थम गई। युवराज ने तुरंत स्थिति को शांत करने के लिए हाथ उठाया और धीरे से कहा, राधिका शांत हो जाओ। वो सिर्फ मुझसे मिलना चाहती है। राधिका के चेहरे पर अब भी गुस्से की लपटें बार बार दिखाई दे रही थी। उसकी नजरों में वो लड़की एक साधारण प्रशंसक नहीं थी, बल्कि एक चुनौती बन चुकी थी। खासतौर पर तब उसने फिर से विनम्रता से कहा, प्लीज दीदी, बस एक बार उनसे मिलना चाहती हूँ। मैं सच में बहुत बड़ी उनकी फैन हूँ। राधिका का दिल जैसे उसकी अजीब सी आग में जल रहा था। सामने खड़ी लड़की की सुंदरता उसे चुभ गई थी। बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी होठ और एक मासूम सा आकर्षण जो उसके हर शब्द में झलक रहा था। पर राधिका के लिए सब किसी जहर से कम नहीं था। उसके सबसे बड़ी पीड़ा थी उसके चेहरे पर पड़ा हुआ वो गहरा कट, जो उसकी सुंदरता को जैसे निगल गया था। उसकी आत्मा के भीतर एक खामोश चीख गूंज रही थी, क्यों हर कोई सुंदरता पर ही मरता है? और तभी वो लड़की कुछ कहने ही वाली थी कि दूर से एक और लड़की अपने साथ 5-6 हट्टे कट्टे लड़कों को लेकर वहां पर पहुंच गई। उसकी चाल में आत्मविश्वास कम और घमंड ज्यादा था। आंखों में कोई झिझक नहीं थी। क्या, कहाँ है वो कंटेस्टेंट नंबर 089? मैं भी उससे मिलना चाहती हूँ। उस लड़की ने आवाज में अकड़ लिए हुए कहा। इस बार उसकी आवाज में वो मिठास नहीं थी जो पहली लड़की की बातों में थी। इसमें एक आदेश और एक घमंड और हुकूमत जैसा रवैया साफ दिखाई दे रहा था। उसे न तो किसी की अनुमति मांगी और न ही आदर दिखाया, बस सीधा ही सवाल कर दिया। राधिका का चेहरा तमतमा गया। उसकी सांसें भारी हो गई और उसका गुस्सा अब चेहरे से फटने को हो रहा था। अब क्या करेगी राधिका और क्या करेगा युवराज? ये लड़की नई कौन आ गई थी? क्या होगा यहाँ पर? जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों, कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें।